दोस्तों हमारी इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर ये है कि रिटेल इन्फ्लेशन जो है ये 4.7% तक पहुंच गया है। ये पिछले 18 महीनों का सबसे कम इन्फ्लेशन का आंकड़ा है, विच इज़ गुड फॉर आवर इकोनॉमी। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं न्यूज़ से। बेंचमार्क इन्फ्लेशन रेट, जिसको नापने के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का इस्तेमाल होता है, सीपीआई का इस्तेमाल होता है, तो ये आंकड़ा हमें ये बताता है कि अप्रैल 2023 में इन्फ्लेशन जो है ये 4.7% रजिस्टर हुआ है। अब आपको पता होगा कि सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक लिमिट दी है, एक टारगेट दिया है कि आपको जो इन्फ्लेशन है ये 2% से लेकर 6% की रेंज के बीच में ही रखना है, राइट। आइडियली 4% से थोड़ा कम हो, 3% से लेकर 4% अगर इन्फ्लेशन है तो दैट इज़ गुड, राइट। लेकिन पिछले कई समय से हम ये देख रहे थे कि ये जो रिटेल इन्फ्लेशन का आंकड़ा है ये आरबीआई की अपर लिमिट 6% जो है उससे भी ज़्यादा था। लेकिन अब ये जो 4.7% का एक इन्फ्लेशन का आंकड़ा हमें मिला है, ये पिछले 18 महीने यानी कि 1.5 ईयर्स, पिछले 1.5 सालों का सबसे कम इन्फ्लेशन का आंकड़ा है, विच इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर आवर इकोनॉमी। इसके पीछे दो रीजंस हैं। पहला जो रीज़न है दैट इज़ फूड की जो प्राइजेस हैं वो ड्रॉप हुई है, दैट इज़ वन रीज़न। और जो बेस इफेक्ट होती है ना, आई एम श्योर यू नो बेस इफेक्ट, कि लास्ट ईयर इसी महीने में आंकड़ा क्या था और इस साल आंकड़ा क्या है, राइट, इसी महीने में, फिर सालों का भी कंपैरिजन होता है। तो ये जो बेस इफेक्ट होती है इसकी वजह से भी इन्फ्लेशन का आंकड़ा जो है वो कम रजिस्टर हुआ है। तो ये दो प्रीडोमिनेंट रीजंस हैं। नाउ डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं हम रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में। अप्रैल 2023 का आंकड़ा जो हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन का है दैट इज़ 4.7%। अब ये है हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन। एक और होता है जिसको हम कहते हैं कोर इन्फ्लेशन। तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, हेडलाइन इन्फ्लेशन अप्रैल का आया है 4.7%। मार्च 2023 यानी कि इससे एक महीने पहले का जो था इट वाज 5.7%। तो मार्च 2023 और अप्रैल 2023 के बीच में 1% का डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, विच इज़ ऑफ कोर्स गुड। अब बात करते हैं हम हेडलाइन इन्फ्लेशन की। देखिए, इसको समझने के लिए आपको कोर इन्फ्लेशन क्या है वो समझना है। जो सीपीआई का बास्केट है ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसको कैसे तैयार किया जाता है। हर महीने आप समझ लीजिए कि कुछ ऐसी आइटम्स होती हैं, रिटेल की जो आइटम्स होती हैं उनकी अलग अलग मार्केट से उनकी खरीदी की जाती है। आई विल गिव यू वेरी बेसिक एग्जांपल। मान लीजिए आपने दिल्ली जो है वहाँ से टोमेटोज़ खरीदे, फिर वहाँ से आपने ऑयल ख़रीदा, एडिबल ऑयल, ऐसे ही कुछ आइटम्स जो हैं वो ख़रीदी जाती हैं। फिर इनके आंकड़े जो हैं वो रजिस्टर किए जाते हैं कि भाई टमाटर जो है वो 1 किलो कितने के मिले थे, 10 रुपये के। फिर ये चीज़ कितना, ऑयल कितना का मिला था, लेट्स से 100 रुपये पर लीटर। तो इस हिसाब से अलग अलग चीज़ें जो हैं वो ख़रीदी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट मंथ फिर से वो एक्सरसाइज जो है वो रिपीट की जाती है और फिर कंपैरिजन किया जाता है। तो पता चल जाता है कि जो रिटेल चीज़ें हैं जो हम रिटेल में ख़रीदते हैं, अब ऑयल जो है वो हम होलसेल में तो नहीं खरीदेंगे, रिटेल में ही खरीदेंगे, बिकॉज हम कंज्यूमर हैं, राइट। हम घर के लिए जो ऑयल खरीदेंगे, अगर आपका ऑयल का बिजनेस है तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर रिटेल की, घर की। तो हम रिटेल में थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो हैं वो घर के लिए खरीदते हैं, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, डिपेंडिंग ऑन द हाउस होल्ड कितनी साइज एंड थिंग्स लाइक दैट। तो ये जो हेडलाइन होता है ना, हेडलाइन इन्फ्लेशन, उसमें क्या होता है कि सारी जो रिटेल चीज़ें हैं, लगभग सारी चीज़ों को कैलकुलेट किया जाता है। और कोर इन्फ्लेशन जो होता है उसमें 2 चीज़ों को हटाया जाता है। वन इज़ फूड एंड द सेकेंड वन इज़ फ्यूल। क्योंकि फूड और फ्यूल जो हैं ये बहुत ही वॉलेटाइल होते हैं। वॉलेटाइल यानी कि इनमें अप्स एंड डाउन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, बार बार होते हैं। तो अगर आप कोर इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करना चाहते हैं, राइट, तो उसमें से फूड और फ्यूल को हटा दीजिए, बाकी की सारी चीज़ें जो हैं उसमें कितनी मूवमेंट है वो पता चल जाएगी। और इन जनरल सारी रिटेल चीज़ों का एक एनालिसिस करना चाहते हैं, आंकड़े हासिल करना चाहते हैं, तो फिर हेडलाइन का इस्तेमाल होता है जिसमें फूड एंड फ्यूल को ऐड किया जाता है, उसमें उनको भी कैलकुलेट किया जाता है। तो आई होप इस अभी जो मैंने आपको समझाया है उससे ये एक क्लैरिफिकेशन जो है वो आपको मिल गया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा कि हेडलाइन और कोर के बीच में क्या डिफरेंस है। अब कोर इन्फ्लेशन की बात करें
तो CMIE का डेटा ये कहता है अप्रैल 2023 में ये जो आंकड़ा है इट इज़ 5.36%, मार्च में इट वाज 5.95%। दैट मीन्स कि फूड और फ्यूल को छोड़ दे तो बाकी सारी चीज़ों में एक ड्रॉप हमें देखने को मिला है इन्फ्लेशन में, isn't it? So this is also a good sign. ब्लूमबर्ग जो हैं उनका फोरकास्ट ये था कि अप्रैल में जो इन्फ्लेशन है ये 4.76% रहेगा, तो इनका जो इन्फ्लेशन है वो नियरली एक्यूरेट रहा है। MPC की जो मीटिंग हुई थी, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग अप्रैल 2023 में, अब इसको लेकर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया था, एंड आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को देखा भी होगा। नहीं देखा है देन डू चेक इट आउट, इट इज़ अवेलेबल ऑन क्यूरियसली एजुकेशन। तो MPC की मीटिंग जो हुई थी, इस मीटिंग में जून 2023 तक का जो क्वार्टर है, अब हमारे देश में जो फाइनेंशियल ईयर है उसकी शुरुआत होती है अप्रैल से और ख़त्म होता है नेक्स्ट ईयर मार्च में। तो 4 क्वार्टर्स होते हैं, क्वार्टर यानी कि किसी भी चीज़ का 25%, राइट। तो अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीनों का ये जो क्वार्टर ख़त्म होगा जून 2023 में, तो इन 3 महीनों में इन्फ्लेशन का आंकड़ा कितना रहेगा? 5.1%, ऐसा MPC ने प्रोजेक्शन किया था। और पूरे साल का जो प्रोजेक्शन है दैट इज़ 5.2%। तो बेसिकली ये जो 6% की जो एक अपर लिमिट है उसके अंदर ही एज पर द प्रोजेक्शन, एज पर द फोरकास्ट, ये इन्फ्लेशन रहने वाला है, विच इज़ अगेन ए गुड न्यूज़ फॉर आवर इकोनॉमी। अब बात करते हैं बेस इफेक्ट के बारे में। जो मैंने आपको बताया कि बेस इफेक्ट जो है ये भी काफ़ी फेवरेबल रहा, तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन का आंकड़ा जो है वो हमें कम देखने को मिला है। अप्रैल 2022 में रिटेल इन्फ्लेशन जो है ये 7.8% था। यू कैन इमेजिन 6% की जो अपर लिमिट है उससे कई गुना, इससे कई ज़्यादा था, नॉट गुना, कई, इट वॉज वेरी हाई। 7.8% रिटेल इन्फ्लेशन इज़ वेरी वेरी हाई। उस समय पर सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई थी, isn't it? बट अब चीज़ें जो हैं वो काफ़ी रीजनेबल है, विच इज़ गुड न्यूज़ फॉर आवर इकोनॉमी, जैसे मैंने बार बार आपको बताया। अब फूड इन्फ्लेशन के बारे में बात करते हैं। ये समझना आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE जो हैं, उसका डेटा अगर हम स्टडी करें तो उसमें हमें पढ़ने को मिलता है कि जो फूड इन्फ्लेशन है, ये जो CPI का बास्केट है ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का बास्केट, जिसमें अलग अलग चीज़ों को ऐड किया जाता है और फिर मैं जो आपको बताया अभी कि कैसे ख़रीदा जाता है और कंपैरिजन किया जाता है प्राइसेस का, तो CPI बास्केट का 39% जो है ये फूड के द्वारा कवर किया जाता है। तो एक आप पाई चार्ट बनाएंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा चंक अगर किसी का होगा CPI में, दैट विल बी ऑफ फूड। तो फूड में अगर ड्रॉप होगा तो ये जो CPI है ये कम हो जाएगा। तो यही हुआ है, राइट। फूड जो है वो 4.8% था, ये 3.8% हो गया फूड इन्फ्लेशन, राइट। ये कम हुआ फ्रॉम 4.8 टू 3.8। तो इसकी इम्पैक्ट जो है वो हमें CPI पर देखने को मिलती ही है, क्योंकि 39% जितना जो कवरेज है ये, या फिर वेटेज है, नॉट कवरेज, वेटेज जो है वो फूड का है। वेजिटेबल्स, एग्स, फिश एंड मीट, एडिबल ऑयल्स, ये सारी अलग अलग चीज़ों में फूड जो प्राइसेस हैं वो कम हुई। सीरियल्स, मिल्क और स्पाइसेस की बात करें तो ये कंपैरेटिवली थोड़े एक्सपेंसिव रहे हैं, राइट, कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट्स। लेकिन इनमें भी, सीरियल्स और मिल्क प्रोडक्ट्स में भी एक थोड़ा मॉडरेशन हमें देखने को मिला है। कंपैरेटिवली ये महंगे ही हैं, लेकिन इसमें भी थोड़ा एक प्राइस ड्रॉप हमें देखने को मिला है। सो दैट्स वाई रिटेल इन्फ्लेशन जो है उसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, और इसी के साथ साथ फूड इन्फ्लेशन को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम बात करते हैं रेट हाइक के बारे में। देखिए, मई 2022 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट जो है उसकी साइकिल जो है, या फिर रेपो रेट को और ज़्यादा इंक्रीज करने की शुरुआत की। और तब से लेकर आज तक, मई 2022 से लेकर आज तक 5 बार रेट हाइक हुए, और इतने महीनों में आप समझ लीजिए 2.5% जितना पॉलिसी रेट इंक्रीज हुआ है। तो इसकी इम्पैक्ट क्या हुई? ऑफ कोर्स जो बोरोइंग है, जो लोन्स हैं, जब रेपो रेट इंक्रीज होता है तो लोन की कीमत जो है वो, या फिर इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ जाता है, और इसकी इम्पैक्ट अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलती है, जैसे कि रियल एस्टेट की मार्केट पर भी इसकी इम्पैक्ट हमें देखने को मिली। लेकिन अप्रैल 2023 में गवर्नर दास जो है हमारे, शक्तिकांता दास, अगेन वो जो इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था MPC की मीटिंग का, वो नहीं देखा है देन डू चेक इट आउट। अगर आपको बेसिक्स क्लियर नहीं है तो, क्लियर है तो फिर उस वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। तो अप्रैल 2023 में
गवर्नर दास साहब ने ये बताया कि इस बार लास्ट टाइम जो मीटिंग हुई थी एमपीसी की, तो उसमें एमपीसी ने क्या किया था, रेट जो है उसको अनचेंज रखा था। यानी कि पिछले कई समय से जो मई 2022 से टू बी प्रिसाइज जो रेट हाइक होते आया, रेपो रेट को इंक्रीज करता गया था आरबीआई, अप्रैल 2023 में आरबीआई ने ऐसा नहीं किया। आरबीआई ने पॉज रखा, राइट, रेट को इंक्रीज भी नहीं किया, डिक्रीज भी नहीं किया। लेकिन उस समय पर गवर्नर साहब ने ये बताया था कि ये रेट को हमने पॉज किया, इसका मतलब ये नहीं है कि अब यही चीज़ें होती रहेगी, राइट। आरबीआई जो है वो वेट एंड वॉच करेगी, देखेगी चीज़ों को, उस हिसाब से अप एंड डाउन होगा। लेकिन अब जो इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में आ चुका है, रिटेल इन्फ्लेशन जो अपर लिमिट से कम हो चुका है, 4.7% के आसपास हो चुका है। तो दिस इंडिकेट्स कि ये जो हाइक साइकिल है, हाइक साइकिल यानी कि रेट जो इंक्रीज हो रहा था, अब इस पर एक स्टॉप हमें देखने को मिलेगा। दूसरी जो एक चिंता की चीज़ है, दैट इज़ एनवायरमेंटल रिस्क एसोसिएटेड विद एल नीनियो। अल नीनियो जो है वो एक जियोग्राफिकल इवेंट है। इसमें बेसिकली ऐसा होता है कि जब भी अल नीनियो होता है, जनरली स्पीकिंग, तब इंडिया में बारिश जो है वो बहुत ही कम होती है, बहुत सारी जगहों पर सूखा भी पड़ता है। तो जब सूखा पड़ेगा तो एग्रीकल्चर जो है इस पर इम्पैक्ट होगी और फूड जो है उसकी प्राइस इंक्रीज हो सकती है। तो ये एक रिस्क है जिसको आरबीआई को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो तो हमारी इकोनॉमी के लिए गुड रही है, गुड न्यूज़ रही है। लेकिन एक चीज़ जो है दैट इज़ बैड फॉर अस एंड दैट इज़ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़ों पर नज़र डालें तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मार्च 2023 का आंकड़ा जो है वो उतना अच्छा नहीं रहा है। डेटा ये कहता है कि मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग ओवर द लास्ट ईयर हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड टेकिंग ए टॉल ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे मैंने आपको भी बताया ना कि रेट हाइक की वजह से लोन्स जो हैं वो एक्सपेंसिव हो गई और बहुत सारे क्षेत्रों पर इसकी इम्पैक्ट आई। तो ये इंडस्ट्री पर एक इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट की है। 2023 मार्च की बात करें तो आईआईपी जो है ये 1.1% रहा, फरवरी में ये 5.8% था। दैट मीन्स कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो कम होने लगा है, राइट। और ये जो आंकड़ा है ये नवंबर 2022 से अगर आप देखेंगे तो ये लोवेस्ट परफॉर्मेंस रहा है आईआईपी का। और इसमें कंज्यूमर जो गुड्स हैं उसका वेटेज आईआईपी में 28% रहता है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि रिटेल इन्फ्लेशन या फिर सीपीआई में फूड का जो वेटेज है ये 39% है, वैसे ही आईआईपी में कंज्यूमर गुड्स जो है उसका वेटेज 28% है। अब कंज्यूमर गुड्स यानी कि मैं और आप जो चीज़ें खरीदते हैं, हर महीने कुछ ना कुछ चीज़ें खरीदते हैं, राइट, हम कंज्यूम करते हैं इन सारी चीज़ों को। तो ये कंज्यूमर गुड्स जब कम होता है दैट मीन्स कि लोग जो है वो कम पैसे खर्च कर रहे हैं। और अगर हम कम पैसे खर्च करेंगे तो फिर ऑफ कोर्स प्रोडक्शन जो है वो भी, ऑर्डर्स कम आएंगे तो प्रोडक्शन जो है वो कम होगा, कम जॉब्स जनरेट होगी। तो ये सारी चीज़ों की इम्पैक्ट जो है वो इकोनॉमी पर होती है। 5.3% कॉन्ट्रैक्शन रहा कंज्यूमर गुड्स का और इसकी वजह से आईआईपी जो है उसमें एक बहुत बड़ा ड्रॉप हमें देखने को मिला है। इन्फ्लेशन का जो आंकड़ा है ये इकोनॉमी के लिए गुड न्यूज़ है, लेकिन ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ का जो आंकड़ा आया है ये हमारी इकोनॉमी के लिए एक चिंता का विषय है, राइट। मैन्युफैक्चरिंग जो है उसमें भी एक ड्रॉप देखने को मिला। फरवरी में मैन्युफैक्चरिंग का आंकड़ा था 5.6%, मार्च में इट इज़ 0.5%। दिस इंडिकेट्स के इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो मोमेंटम है ये कहीं ना कहीं इसमें एक लॉस हमें देखने को मिल रहा है, ये स्लो हुआ है, विच इज़ ए मैटर ऑफ कंसर्न फॉर आवर इकोनॉमी। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। आई होप आज की इस डिस्कशन से ये जो लेटेस्ट आंकड़ा आया है उसके साथ जुड़ी हुई जो इंटरेस्टिंग डिटेल्स, इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।